नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में। आज हमारे सहयोगी है भविष्य त्यागी, जो कि हमेशा इस शो में आपको बड़ी खबरों के पीछे की जानकारी देते हैं, जैसा कि इस शो का नाम है इनसाइड स्टोरी। तो देखिए, राजस्थान में जो दो बड़ी खबरें हैं, अगर आज की बात करें तो वो है पहली हनुमान बेनीवाल को लेकर और दूसरी खबर जुड़ी है कांग्रेस को लेकर। हालांकि पहली जो हनुमान बेनीवाल की खबर है वो भी कांग्रेस से जुड़ी है, लेकिन दूसरी खबर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के एक आंदोलन से जुड़ी है, वाइट टी शर्ट आंदोलन। तो क्या है वाइट टी शर्ट आंदोलन, क्यों किया जा रहा है, ये सब इन सब बातों पर भविष्य के साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इनसाइड स्टोरी के जो सवाल होते हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहला सवाल जो है वो है पहली खबर हनुमान बेनीवाल के बयान को लेकर। देखिए, गहलोत पायलट को चुनौती क्यों दे रहे हैं हनुमान बेनीवाल। अब इस सवाल से ही आप समझ सकते हैं कि क्योंकि इंडिया गठबंधन के ही बैनर तले लोकसभा का चुनाव हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं या कहे कि पूरी तरह से हनुमान बेनीवाल नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल के साथ उन्होंने समर्थन देने का भी दिल्ली में उन्हें अपना फैसला सुनाया था, सामने भी आए थे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया दिल्ली में, तब भी उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया था। और अब सीधा सीधा राजस्थान के बड़े नेताओं के जो पहली कतार के रहने वाले रहता है, चाहे वो अशोक गहलोत, सचिन पायलट या फिर गोविंद सिंह डोटासरा हो, उन्होंने उन तीनों को लेके एक बयान दिया है। उस बयान की चर्चा करेंगे। देखिए, दूसरा सवाल है हनुमान बेनीवाल, आखिर इनकी छटपटाहट का कारण क्या है। तो ये दोनों उन्हीं के बयान से जुड़े सवाल है। इसके बाद हम अपनी दूसरी खबर पर आते हैं। देखिए, दूसरी जो बड़ी खबर राजस्थान में जिसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है कांग्रेस के सफ़ेद टी शर्ट आंदोलन को लेकर कि आखिर सफ़ेद टी शर्ट आंदोलन से क्या हासिल करना चाहती है कांग्रेस। पहला तीसरा सवाल तो इनसाइड स्टोरी में यही है। और चौथा है कि क्योंकि ये सफ़ेद टी शर्ट आंदोलन जो है वो दलितों से जुड़ा हुआ है, दलितों पर हो रहे अत्याचार से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी बीती 19 जनवरी को ट्वीट किया था। और अब टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष है, उनका बयान सामने आया है इस आंदोलन को लेकर। तो चौथा सवाल यही कि दलितों पर चुनावी डोरे क्यों डाल रही है कांग्रेस, या आखिर क्या मकसद है दलितों पर चुनावी डोरे डालने का, क्योंकि अभी कोई ऐसा बड़ा चुनाव तो राजस्थान में नहीं है। तो आखिर इसके पीछे मकसद क्या है। तो भविष्य सबसे पहले हनुमान बेनीवाल का बयान गहलोत, डोटासरा और पायलट को लेकर है। कह रहे हैं कि अगर अलग अलग ये पार्टी बनाकर लड़ ले तो 3000 वोट भी नहीं आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हनुमान बेनीवाल के बयान पर आप नज़र डालें तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कि वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन आपको अगर याद हो कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो वार पलटवार नागौर में देखने को मिल रहे थे। ज्योति मिर्धा भी यही बयान उनके लिए देती थी कि बिना किसी पार्टी के लड़े ना वो राजस्थान में तो एक सीट नहीं जीत पाएंगे। और उनका यही कहना था। पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्होंने सीट जीत ली, इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में जीत ली, बगैर किसी गठबंधन के तो अपनी सीट भी नहीं जीत सकते। और इस बार वो देखने को भी मिला कि जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ खींवसर में, उन्हीं की सीट तो अपनी पत्नी को उन्होंने मैदान में उतारा था, तब भी वो हार गए। हालांकि इस पर और भी कई बयान आए। तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल को आप कैसे समझते हैं। देखिए, जिस तरीके की हनुमान बेनीवाल की अकेल बयानबाजी आ रही है और जो बयान आया, जो सीधे तौर पर चैलेंज किया डोटासरा साहब को, सचिन पायलट को, अशोक गहलोत साहब को, चूँकि देखिए कितनी बार वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब रह चुके हैं। सचिन पायलट का कद राजस्थान की राजनीति के साथ साथ केंद्रीय राजनीति में कांग्रेस की क्या है, क्योंकि AICC के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, एक तरीके से संगठन में बड़ा पद गहलोत साहब से भी इस वक्त सचिन पायलट का है। गहलोत का आपको एक बयान अगर याद हो तो कह रहे थे कि सचिन पायलट तो खुद आला कमान है और अभी तो चर्चाएं चल रही है उनके संगठन के महासचिव। बिल्कुल, सचिन पायलट को लेकर चर्चाएं चल रही है। तो देखिए, मैं ये बात कह रहा हूं कि हर एक नेता का जिन पर निशाना साध रहे हैं हनुमान बेनीवाल, उनका कद वाकई राजस्थान की राजनीति के साथ साथ केंद्र की जो कांग्रेस की राजनीति है उसमें बहुत बड़ा कद है। हनुमान बेनीवाल ये जानते हैं। लेकिन मौजूदा समय में जो उनकी बयानबाजी है, मैं ये कहूँगा कि जो एक कहावत है कि राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा, हनुमान बेनीवाल ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनकी राजनीति का, RLP की राजनीति का ऊँट अब किस करवट बैठेगा। अब देखिए,
लोकसभा में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, ठीक है, वो संसद पहुंचे, लेकिन इसके बाद हुए जो उपचुनाव हैं उसमें क्या स्थिति हुई? कभी 3 विधायकों वाली एक पार्टी राजस्थान में थी और ऐसा लग रहा था कि आगे बढ़ेगी ये पार्टी। हनुमान बेनीवाल की बात होने लगी, तीसरे मोर्चे की बात होने लगी थी, लेकिन अब विधानसभा में विधायकों का आंकड़ा 0 होकर रह गया है। अब यही बात जो है हनुमान बेनीवाल को बहुत ज़्यादा खटक रही है कि क्या उनकी राजनीति अब अवसान की तरफ चली गई है, ढलान की तरफ चली गई है। एक पार्टी जो उन्होंने खड़ी की थी, क्या वो पार्टी अब खत्म हो चुकी है? अब व्यक्तिगत राजनीति उनकी जितनी बची है वो एक अलग बात है, लेकिन क्या वो इसी बात की छटपटाहट है हनुमान बेनीवाल के भीतर? अब जिस तरह का उनका राजनीतिक एक व्यक्तित्व तो रहा है, हमेशा वो बयानबाजी करते रहे हैं। अब किसी को वो बयान पसंद आते हैं, किसी को नहीं वो बयान पसंद आते हैं। तो देखिए वही तरीका एक बार फिर हनुमान बेनीवाल अपनाते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से रीस्टैब्लिश खुद को किया जाए। तो मुझे लगता है कि वहाँ तक उनकी बयानबाजी सीमित है, क्योंकि ये कह देना कि बिना पार्टी के आप, वो बताना चाहते हैं कि देखिए मैंने पार्टी बनाई, मैंने उस पार्टी को खड़ा किया और उसमें देखिए किस तरीके से मैं आगे बढ़ा था। यानी खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए कहीं ना कहीं डोटासरा, सचिन पायलट और गहलोत साहब जैसे कद्दावर और बड़े कद के नेताओं को टारगेट करने में हनुमान बेनीवाल लगे हैं। लेकिन क्या उनके इस बयान पे, जैसा कि मैंने अभी जब अपनी बात शुरू की और आपसे सवाल भी किया, तब भी यही रखा कि उनके साथ भी तो यही टैग एक तरीके से जुड़ा हुआ है कि आप भी तो बगैर किसी पार्टी से गठबंधन किए नहीं जीत सकते ना जी। और इस उपचुनाव का नतीजा क्या रहा, बिल्कुल उसको देखते हुए। और उसके अलावा देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो खुद को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं या वो खुद ये दिखाना चाह रहे, लेकिन सियासी गलियारों में देखिए विपक्ष, या फिर कहे कि उनके विपक्षी, उनको बड़बोले नेता भी कहते हैं जी, तो फिर अब इसको वो टैग को कैसे हटाएंगे? वो खुद को तो पहले एक बार स्थापित करके दिखाए ना। देखिए बिल्कुल उन पर जो टैग लगा है, देखिए अकेले ये समझने वाली बात है कि अब उस टैग का कोई फायदा नहीं है। जब अगर आप राजनीतिक तौर पर स्थापित नहीं है, अगर आपका विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, तो फिर उस टैग का कोई मतलब नहीं। आप व्यक्तिगत राजनीति अपनी कर लीजिए, आप करते रहेंगे, आप भले एक सांसदी की सीट जीत जाएं, लेकिन पार्टी के स्तर पर अगर देखा जाए तो 0 एक तरीके से कहा जाए तो फिलहाल आरएलपी हो चुकी है। और ये कोई पहला बयान नहीं, कुछ ही दिन पहले किरोड़ीलाल मीणा को लेकर बड़ा टारगेट किया हनुमान बेनीवाल ने। अब देखिए किरोड़ीलाल मीणा साहब की क्या स्थिति बीजेपी सरकार के भीतर है, वो किसी से छिपी नहीं है। अब कन्फ्यूजन था, उनके इस्तीफे के बाद से वो लगातार बना आ रहा था, लेकिन जो उनकी मांगे थी उनको सरकार ने नहीं माना। इस बात की किरोड़ीलाल मीणा साहब के अंदर एक कसक जो है वो भरी हुई है। कार्यक्रमों में जाते हैं तो इस तरह के गाने, उड़ जा रे पंछी, तेरा देश बुलाए रे, इस तरह के गाने जो हैं वो फरमाइश करते हैं, तो उसमें वो नज़र आता है कि अंदर एक कसक है जो खुलकर तो बाहर नहीं आ रही है, लेकिन इशारा कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा वो देते हैं। आप याद कीजिए अभी हाल ही में जो राजकुमार रौत की पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी, उसके विधायकों से मुलाकात की और कहा जा रहा है कि देखिए उनके अपने काम थे, कामकाज थे, उसको लेकर मुलाकात हुई, लेकिन राजनीतिक सिनेरियो में इसका एक बड़ा संदेश जो है वो जाता है। तो इसी को देखते हुए किरोड़ीलाल मीणा साहब को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि देखिए आप हमारे साथ नहीं आए और आप क्या आपने बीजेपी ने आपको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस तरह से एक तंज उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा साहब पर कसा था कि 2015 में देखिए हम साथ काम कर रहे थे जब किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी में नहीं थे। तो वो सब चीज़ें एक उसमें दिख रहा था कि किस तरीके से एक अपनापन भी था, लेकिन वो तंज था, उस एक खींच थी, वो तमाम चीज़ें हनुमान बेनीवाल के उस बयान में और उस एक तरीके से तंज में नज़र आ रही थी। वो तमाम चीज़ें वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से हम कहते हैं ना आजकल की भाषा में डिजिटल की पोक करना, तो पोक करने वाली जो एक कंडीशन थी उसमें उस परिधि में जो है हनुमान बेनीवाल ने वो बयान दिया। और अब एकदम से कांग्रेस की तरफ तो वो एक छटपटाहट है। अभी देखिए आसपास जैसे आपने कहा था अखिल कि कोई बड़ा चुनाव है नहीं, अभी स्थानीय निकाय के चुनाव होने थे लेकिन उसको भी थोड़ा सा टाल दिया गया है। पंचायतों का जो है नगर पालिकाओं का जो है पुनर्गठन होना है, तो तमाम चीज़ें हैं। एक 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। तो अभी ऐसी कोई भी एक मंच अभी हनुमान बेनीवाल के पास नहीं है कि जहाँ से वो खुद के रिस्टैब्लिशमेंट को आकार दे पाएँ। कोई उपचुनाव होता, कोई विधानसभा का चुनाव होता तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी और मेहनत करते और वो जो छटपटाहट है जो बयानों में दिख रही है वो ग्राउंड पर दिखाई देती, चुनावी मंचों पर दिखाई देती, चुनावी कार्यक्रमों में दिखाई देती। लेकिन अब ये जो चुनौती आन खड़ी है, अब 4 साल तक इस चुनौती से निपटने के लिए कोई मंच उनके पास नहीं है हनुमान बेनीवाल के पास।
कैसे वो रीस्टैब्लिश करें। तो ये बयान उसी परिधि के एक दायरे में माने जा रहा है कि रीस्टैब्लिश करने की कोशिश है, खुद को और खुद की पार्टी को जिंदा दिखाने की। अभी एक तरीके से कहा जाए तो उनकी पार्टी जिंदा है नहीं, बिल्कुल जिंदा दिखाने की कोशिश वो मुझे लगता है कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर इसी बयान के आगे की बात करें, अपने इसी बयान में उन्होंने आगे क्या कहा कि जब तक मैं संसद नहीं पहुंचा था तब तक राजस्थान के सांसदों की हालत ये थी कि उनके बारे में कहा जा रहा था भाई राजस्थान के सांसद आते, खाते और संसद में सो जाते। उस चीज़ को मैंने बदला है, इस भ्रम को मैंने दूर किया है। सबसे पहली बात देखिए, इन्हीं बयानों की वजह से कहीं ना कहीं वो बड़बोलेपन की बात आती है। खैर, ये तो बयान की बात रही, इस पर आप बताइएगा आप कैसे इसको समझते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, आपको याद होगा जब राजस्थान में उपचुनाव हुआ जिसमें वो अपनी सीट पे नहीं जिता पाए अपनी पत्नी को और उसके बाद से ही शून्य हो गई है, तो तब उन्होंने नरेश मीणा, आपको याद होगा पांच पांडव जिसमें भाटी भी शामिल थे, रोत भी शामिल थे, नरेश मीणा थे, हनुमान बेनीवाल थे, कि भाई पांच पांडवों की खूब खबर चली, तीसरे मोर्चे की खबर चली। लेकिन अब वो धराशायी हो गई क्योंकि नरेश मीणा अभी तक जेल में, लेकिन उनके लिए महापंचायत हो रही है। तो तब भी उन्होंने समर्थन की बात की थी नरेश मीणा को लेके। अब वो नरेश मीणा को 65 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, आज 67वां दिन है उन्हें जेल में। उनके बेटे की भावुक अपील भी कल थी, हम इनसाइड स्टोरी में बात कर रहे थे पुष्कर सर के साथ कि कैसे वो एनकाउंटर को लेके या पुलिस और सरकार तक पर भी गंभीर आरोप लगा रहे थे जबकि बेटा नाबालिग है। तो क्या जब उन्होंने समर्थन की बात कही थी तब ना तो वो नरेश मीणा के साथ प्रचार में नजर आए, समर्थन कह दिया, उनसे पूछा तक गया था मीडिया कर्मियों के द्वारा कि क्या आप प्रचार करने जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन वो नहीं नजर आए। अब जब जेल में चले गए तब भी वो उनके समर्थन में नजर नहीं आ रहे, जबकि कांग्रेस के ही दो नेता, सबसे पहले तो प्रहलाद गुंजल जो कि पहले शुरू से लेके अब तक नरेश मीणा के साथ खड़े हुए, और इससे पहले जब महापंचायत हुई थी सर्व समाज की तब प्रताप सिंह खाचरियावास भी आए थे। और प्रताप सिंह खाचरियावास या प्रहलाद गुंजल कोई छोटे नेता तो है नहीं, तो हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं उनके समर्थन में। जब वो मेरा कहने का मतलब अगर लब्बो लुबाब आप इस सवाल का समझे तो कि जो कहा जाता है वो करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं जनता में आपकी स्थिति भी तो उससे मजबूत होती है। बिल्कुल, देखिए उपचुनावों के बाद अखिल इसको समझे, उपचुनावों से पहले देखिए आप लोकसभा चुनाव जब साथ मिलकर लड़ा हनुमान बेनीवाल ने, तो जो स्थिति बनी, ठीक है आप पहुंचे लोकसभा में, तो हनुमान बेनीवाल इस मुगालते में थे कि कहीं ना कहीं उनका पलड़ा भारी है। जब उपचुनाव हुए, उपचुनाव के लिए कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के साथ डील तो करना चाह रहे थे, लेकिन अपनी शर्तों पर वो कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर भी वो चाह रहे थे कि 1, 2 या 3 सीटें जो हैं वो उनको मिल जाए। उस क्रम में जो है भारत आदिवासी पार्टी भी लगी थी और लेकिन भारत आदिवासी पार्टी का सिनेरियो बिल्कुल अलग रहा, लेकिन हनुमान बेनीवाल वहाँ से बिखर गए। वो जो बिखराव हनुमान बेनीवाल की पार्टी और उस उपचुनाव के बाद से आया है, तो जाहिर सी बात है, देखिए आपका जनता से अगर कनेक्शन टूट रहा है तो वो जाहिर सी बात है आपको चुनावों में उसके नतीजों में उसका असर दिखाई देगा। आप बार बार जो जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह के बयानबाजी वो करते हैं कि मैं संसद में जाता हूं, पार्लियामेंट में जाता हूं, तो तब इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट मैंने वहाँ रख दी कि पहले सांसद सोया करते थे, अब राजस्थान की आवाज़ उठाने वाला नेता संसद में पहुंचा। तो देखिए ये वही प्रैक्टिस है कि उस बिखराव के बाद अब किसी भी तरीके से खुद की पार्टी को जिंदा दिखाया जा सके कि देखिए मैं लोगों की आवाज़ उठाने का, और चूँकि जिस वर्ग से आते हैं, जाट वर्ग से आते हैं, किसान वर्ग से एक पहचान रखते हैं नेता की, तो उस वर्ग में खुद को फिर से एक सक्रिय नेता के तौर पर दिखाने की ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस है। इससे ज़्यादा हनुमान बेनीवाल के इन बयानों का कोई तर्क संगत या राजनीति में, मौजूदा समय की राजनीति में इसका कोई, इससे अलग कोई एक प्रसंग हो, संदर्भ हो, वो उसकी कोई गुंजाइश नहीं। तो ये कहीं ना कहीं खुद को जिंदा दिखाने की, पार्टी को रिस्टैब्लिश करने के लिए एक कहें तो कोशिश भर वो कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए जैसे आप भी कह रहे हैं कि भाई बड़बोले नेता हैं कांग्रेस या बाकी नेता भी इस तरह की जो हैं उन पर ये बात, मैं नहीं कह रहा विपक्षी नेता बिल्कुल, तो इस तरह ये बिल्कुल विपक्षी नेता, उनके जो विरोधी हैं वो लगातार ये बात कहते हैं। तो अब इस तरह की बयानबाजी से ये क्या पॉजिटिव माहौल आरएलपी और हनुमान बेनीवाल के लिए इस तरह के बयान बनाएंगे या नेगेटिव माहौल बनाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल इसलिए कर रहे हैं कि जब उन्होंने व्यक्तिगत राजनीति शुरू की तो यही बड़बोलापन उनके काम आया। शुरुआती लोकप्रियता में किसान वर्ग में, जाट वर्ग में एक जब
कहते हैं ना कि एक कोई भी व्यक्ति जब थोड़ा सा प्रचलित होने लगता है तो वो एक बेसिक कारण उनकी शुरुआती राजनीति में रहा, तो उनको लगता है कि ये फॉर्मूला जो है ये फिर से उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन जब आप एक पार्टी को लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयानों से हटकर एक विचार पर, एक विचारधारा पर, जन सरोकार पर आपको राजनीति करनी होती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो पॉइंट हनुमान बेनीवाल चूक रहे हैं और शायद इसी वजह से वो चुनाव में थोड़ा बिखराव उसमें दिखाई दिया। और यही वजह है कि जो सेटबैक आरएलपी और हनुमान बेनीवाल को लगा है वो यही लगा है। तो अब देखते हैं कि वो फिर से अगर रीस्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ये एलिमेंट उनके लिए फिर काम करेगा या नहीं करेगा। चलिए खैर, ये तो रही हनुमान बेनीवाल, उनके बयान या फिर विपक्षी उन्हें क्या कहते हैं उनकी बात। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर राजस्थान में है वो है कांग्रेस के आंदोलन को लेकर। देखिए राहुल गांधी ने एक 19 जनवरी को ट्वीट किया व्हाइट टी शर्ट आंदोलन को लेकर, जिसके बाद आज बयान आया है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कि इस आंदोलन को राजस्थान में भी तेज किया जाएगा। तो सबसे पहले तो कि ये आंदोलन क्या है, दूसरी बात राजस्थान में आखिर इसे चलाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, कि क्या आखिर कांग्रेस दिखाना चाह रही है। यहाँ भी मेरा सवाल तीसरा वही रहेगा कि राजस्थान में भी आने वाले 4 सालों में ऐसा बड़ा कुछ तो होना नहीं है, और बड़ा अगर कुछ तो क्या मतलब कांग्रेस को जरूरत आन पड़ी है दलितों के वोट की या सियासी मतलब ये देखिए कहा जाए। बिल्कुल इसका बड़ा सिंपल सा अकिल, इसका अगर इसके पीछे की राजनीति को समझे तो बहुत आसान है समझना, क्योंकि हाल फिलहाल में जो उपचुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, फिर उपचुनाव, अगर उन तमाम नतीजों को हम देखें तो उसका आकलन करते हुए बहुत मुश्किल नहीं है इसको डिकोड करना। वो इसलिए कि विधानसभा चुनावों में जो सेटबैक लगा था कांग्रेस को राजस्थान में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बाहें जो हैं वो खिल गई नतीजों को देख करके। 11 सीटों पर बीजेपी जो क्लीन स्वीप 2 बार कर रही थी वो 11 सीटें हार गई। तो कांग्रेस को लगा कि ये देखिए एक तरीके से फिर से किस तरह का एक कितना मजबूत कमबैक पार्टी ने किया, लेकिन उपचुनाव आते आते वो तमाम जो धागे हैं वो फिर खुल गए। वो जो मुकालते कन्फ्यूजन थे कांग्रेस के वो दूर हुए। अब हालांकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इसके पीछे तमाम चीज़ों को देखा, समझा ज़रूर होगा, भले अब वो कहें उनकी बयानबाजी क्या है वो एक तो बिल्कुल वो अलग है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक चीज़ ज़रूर देखी, बीजेपी को जो झटका लगा जिन 11 सीटों पर, उनमें कहीं ना कहीं दलित जो एक वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहा। 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, चाहे इसकी बात की जाए जो संजना जाटव की जो सीट रही, भजनलाल जाटव की जो सीट रही, गंगापुर श्रीगंगानगर जो सीट है, तो ये भरतपुर माफ़ कीजिएगा, तो ये इन तीनों सीटों पर कहीं ना कहीं ये एससी समुदाय की सीट आती है और इस पर कहीं ना कहीं एक निर्णायक जीत कांग्रेस पार्टी को उस वर्ग ने दिलाई। और इससे इतर कई और सीटों पर हार जीत की भूमिका दलित वोटर्स ने तय की। तो ये कांग्रेस पार्टी ने भली भांति समझा बीजेपी ने भी। लेकिन अब कांग्रेस का फोकस देखिए, कांग्रेस ये सफ़ेद टी शर्ट जो आंदोलन है इसको और ज़्यादा उग्र करने की और ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात अब टीकाराम जूली कह रहे हैं। बीजेपी ने भी समझा कि देखिए दलित वोटर्स ने राजस्थान में इस बार एक झटका दिया, और केवल राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी दलित वोटर्स ने लोकसभा चुनाव में थोड़ा झटका बीजेपी को दिया है। कांग्रेस ने वो कैच पकड़ा ज़रूर है। अब देखिए जो प्रैक्टिस अब कांग्रेस आगे करेगी दलित वोटर्स को लेकर, वो कितनी मजबूत और कितनी कारगर होगी ये कहना अभी उतना मैं कहूँ कि एक तरीके से सही नहीं होगा। लेकिन ये प्रैक्टिस उसी की तरफ है कि अब दलित वोटर्स पर पूरी तरीके से फोकस कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और ये सफ़ेद टी शर्ट आंदोलन वही है, दलित मजदूर जो वर्ग है उसमें जाकर कहीं ना कहीं पकड़ और ज़्यादा बनानी है, उनको अपनी तरफ और जो है कांग्रेस पार्टी लेकर आना चाहती है। आप देखिए भारत जोड़ो आंदोलन हो या भारत जोड़ो यात्रा माफ़ कीजिएगा, और इसके अलावा जो राहुल गांधी अब जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं सड़कों पर, अलग अलग उनकी जो यात्राएं हैं, जो दौरे हैं, वो जाकर कभी मजदूरों से मिलते हैं, कभी मैकेनिक से मिलते हैं, रेलवे यार्ड में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, तो वो उस प्रैक्टिस को कांग्रेस पार्टी देश भर में जो है वो आगे बढ़ाने वाली है, उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली है। राजस्थान में भी वही चीज़ चलेगी। अब दलित और मजदूर वर्ग में किस तरीके से होल्ड बना पाए कांग्रेस, उसके लिए अब ये एक तरीके से कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। तो देखिए इससे एक बात ही समझी जा सकती है कि जैसे
राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना जब से हेडक्वार्टर बदलाया तो कहीं ना कहीं ये बयान सामने आ रहे थे कि ये कांग्रेस में जान फूंकने का भी काम है और नई ऊर्जा के साथ अब कांग्रेसी नेता पूरे देश में दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी हम इससे जोड़कर देख सकते हैं। और अब राजस्थान में भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन किस तरह, क्या सिर्फ बयान भर में रह जाएगा या फिर सड़कों पर भी? बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर जी। देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए एक और फैक्टर है राजस्थान के संदर्भ में अगर बात की जाए, राजस्थान में दलितों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस उस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। जी। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपने झुंझुनू में देखा किस तरीके से युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बाड़मेर में किस तरीके से एक युवक को उल्टा लटकाकर उसकी पिटाई की गई थी। हालांकि बीजेपी भी इस मामले में, बीजेपी सरकार भी एक्टिव है कि दलितों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर सरकार दिखाए। आज देखिए अजमेर की कल की खबर है, जो कल एक शादी हुई वहाँ पर दलित युवक की, उसमें 200 पुलिस वालों का पूरा जाब्ता जो है एक दलित दूल्हे के लिए दिया गया कि जाइए आप घोड़ी पर अपनी बारात निकालिए, जो कि दलित समुदाय में बार बार इस तरह की घटनाएं होती थी कि आपको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा। मतलब वो एक रूढ़िवाद जो दलित वर्ग को लेकर बना हुआ है, तो वो उस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। और इसी गांव में जो अजमेर में जहां पर हुआ, इससे 20 साल पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, जहां पर घोड़ी पर चढ़ने का विरोध दलित दूल्हे को किया गया था, तब बवाल हुआ। अब देखिए भजनलाल सरकार ने पूरी वहाँ सुरक्षा दी और ये कहा कि आप घोड़ी पर बैठिए और कोई आपको परेशान नहीं करेगा, तो बीजेपी का भी फोकस है। लेकिन ये दलित अत्याचार का जो राजस्थान में मुद्दा है और जो घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए भी ये कांग्रेस पार्टी उस आंदोलन को और तेज़ करना चाहती है, ताकि इन चीज़ों को लेकर सरकार को घेर पाए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी सरकार को 1 साल से थोड़ा ही ज़्यादा हुआ है। आप कह सकते हैं कि लगभग 1 साल 1 महीना अब होने जा रहा है, 1-2 दिन में ही। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को लेकर ये बातें कही जाती थी कि कांग्रेस जब विपक्ष में आ जाती है तो एक्टिव नज़र नहीं आती, लेकिन वो स्थिति इस बार नहीं है। पूरी तरह से विपक्ष तैयार है हर मोर्चे पर, चाहे वो जिलों का मोर्चा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था की बात हो, हर मोर्चे पर कांग्रेस कोई ना कोई बड़ा नेता लगातार भजनलाल सरकार या फिर बीजेपी सत्तासीन पार्टी को घेरते नज़र आ रहा है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि देखिए जब विधानसभा चुनाव 2023 हुए तो उसमें जब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब यही आपने एक बच्ची का वीडियो भी देखा होगा कि सड़क पर बैठो करोड़ी लाल और मुख्यमंत्री बन गए हो भजनलाल। तो क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है, सड़क पर दिखना ज़रूरी है, लगातार एक्टिव रहना ज़रूरी है, और अब वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। लेकिन अब आगे क्या स्थिति रहेगी इस आंदोलन की और हनुमान बेनीवाल के इस बयान पर, क्या इन तीनों ही नेताओं की तरफ से या कांग्रेस की किन्हीं दूसरे नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और एक बार फिर आपके सामने कल हाजिर होंगे एक नए सियासी या गैर सियासी मुद्दे के साथ। शुक्रिया।